यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं जनरल पेपर EMRS में, हम जनरल पेपर अपना तैयार कर रहे हैं। हिंदी का पूरा सिलेबस आप देख ही चुके हैं। अब हम जो सेक्शन अब हमारा चलेगा, अब हम इंग्लिश के टॉपिक बाय टॉपिक अपनी क्लास करेंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक आपका है वर्ब, तो EMRS में जो जनरल पेपर में हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश का, ये है आपका वर्ब। तो आज हम जानेंगे कि वर्ब के बारे में, यानी वर्ब आपको फुल डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारी जो क्लास फर्स्ट आपकी है, इंग्लिश की पहली क्लास आपकी है, जो आज से आपकी स्टार्ट हुई है। चलिए, इसमें आपको दिया गया है कि वर्ब होता क्या है। सिंपली जो वर्ब है, वर्ब किसको बोला जाता है, वर्ब की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा है, या वर्ब है वो किसको बोला जाता है। तो वर्ब क्या है, वर्ब क्रिया, जो वर्ब होता है यानी एक क्रिया है। क्रिया कैसी, जो लैटिन भाषा में शब्द इसका क्या था, वर्बम। तो ये किससे निकलता है, ये निकला है वर्बम से निकलता है। किससे, इसका अर्थ है अ वर्ड, एक शब्द वर्ब से कार्य का करना या होना स्पष्ट होता है। या तो क्रिया का जो कार्य होता है, यानी जो क्रिया है, क्रिया से कार्य का करना या उसका होना, ये स्पष्ट करता है, क्लियर आपका करता है। कोई भी वाक्य बिना वर्ब के अपूर्ण होता है। अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो, तो अगर उसमें वर्ब यूज़ नहीं होगी, तो वर्ब के बिना वो सेंटेंस अधूरा होता है, अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट आपका सेंटेंस होता है। सेंटेंस कैसा रहता है, वो इनकम्प्लीट आपका सेंटेंस रहेगा। कैसा, इनकम्प्लीट, यानी वो पूरी तरह से आपका कंप्लीट नहीं होगा, अधूरा रहता है। वर्ब वाक्य का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जो वर्ब है, क्रिया जो होती है, वो जो सेंटेंस होता है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। वर्ब को निम्न प्रकार से वर्गीकृत या क्लासिफाइड आपका किया गया है। तो वर्ब को जो क्लासिफाइड किया गया है, चलिए उसे देखते हैं। वर्ब को किस तरह क्लासिफाइड आपका किया गया है। जो वर्ब आपका है, तो वर्ब के दो पार्ट आपके होते हैं। इसमें सबसे पहले जो मेन वर्ब आपका है, मेन वर्ब में होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और ऑक्सिलरी वर्ब में होता है प्राइमरी और मॉडल। ऑक्सिलरी जो वर्ब है, इसमें प्राइमरी और मॉडल होता है, और मेन वर्ब में होता है आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो इसमें दिया गया आपका जो नीचे लिखे जो वाक्य को अब हम देखेंगे, जो ये सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इन्हें अब हम एक एक करके इसमें देखेंगे। सबसे पहले आपका है आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, तो मैं खेल रहा हूँ। उसमें जो एम है वो कैसा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। जो एम है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो प्ले है वो मेन वर्ब है। यानी क्या कर रहा है, वो जो खेल रहा है, यानी खेलना जो है वो क्या है, इसमें मेन वर्ब है। मेन जो क्रिया होती है वो आपकी है। और इसी तरह बी सेंटेंस आपका ही इज़ राइटिंग, इसमें जो इज है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये क्या है, राइट जो है इसमें मेन वर्ब है, यानी वो लिख रहा है। तो लिखना क्या होगा, इसमें मेन कार्य होगा। मेन जो क्रिया होती है वो लिखना इसमें है। तो जो क्रिया है वो क्या है, लिखना, और जो इज है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब आपका होगा। तो इसमें आपको डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। वर्ब के जो दो पार्ट है, एक मेन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब वो होता है जो इसमें आपका, यानी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब का कार्य है, यानी कोई कार्य हो रहा है, जो भी कार्य है, क्रिया जो चल रही है, उसी को मेन वर्ब आपका बोला जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब आपका जो साइड, यानी जैसे इसमें एम इज आपका हो गया, इसी तरह क्या है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें सी दिया गया है दे आर रीडिंग, तो इसमें आर आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो रीडिंग यानी वो पढ़ रहा है, रीड करना, यानी पढ़ना, किसी चीज़ को रीड करना। तो ये इसमें क्या कर रहा है, वो रीड कर रहा है, यानी किसी, या आपका जो चैप्टर है, पोएम है, किसी को भी वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो रीड यानी वो जो क्रिया कर रहा है, वो क्रिया क्या है आपकी, रीड करना, यानी पढ़ना जो है इसमें क्रिया है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो क्रिया इसमें पढ़ना है, जो कि आपकी मेन वर्ब इसमें है। चलिए, अब इसमें मेन वर्ब के जो पार्ट है, अब हम उसमें देखेंगे। मेन वर्ब में आपने अभी दो पार्ट आपने देखे। जो मेन क्रिया है, मेन क्रिया में दो पार्ट आपने देखा। एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, जो सकर्मक क्रियाएं होती है। दूसरा इंट्रांजिटिव क्रिया, जो अकर्मक क्रियाएं होती है। तो हम इसमें देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। पहला जो आपका पार्ट है, पहले पार्ट में आपने पढ़ना है ट्रांजिटिव वर्ब, जो कि सकर्मक क्रिया होती है। कैसी क्रिया, जो सकर्मक होती है। तो सकर्मक क्रिया क्या क्या होती है, चलिए कैसी क्रियाएं होती है जिनको सकर्मक क्रियाएं या वर्ब इसमें बोला जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब इसमें देखेंगे क्या क्या आपका होता है।
ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो। तो ऐसी जो क्रिया होती है जिनके साथ क्या लगा होता है, ऑब्जेक्ट आपका यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होता है, उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। वे क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। सकर्मक क्रियाएं कहलाएगी जिनके साथ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। तो वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट यूज़ होगा तो वो क्या होता है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा, सकर्मक क्रिया आपकी कहलाएगी। ट्रांजिटिव का अर्थ है पैसिंग ओवर, अर्थात जिन वर्ब में एक्शन कर्ता तक ही सीमित नहीं रहकर ऑब्जेक्ट किसी अन्य वस्तु पर पास ओवर होता है। कैसे, यानी इसमें पासिंग ओवर होना ज़रूरी है, पासिंग ओवर आपका होना ज़रूरी है, यानी किसी अन्य वस्तु पर वो पास ओवर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया है, रमेश हिट आ बॉल, ही रिंग्स द बेल। तो वह क्या बजा रहा है, वो बेल बजा रहा है, यानी जो रिंग है, रिंग को कर रहा है, यानी बेल को बजाना, बेल को बजाना, यानी वह क्या बजा रहा है, बेल बजा रहा है। तो इसमें रिंग्स द बेल और हिट्स द बॉल क्या है, इसमें आपका जो इसी तरह देखिए आपको इसमें आगे दिया गया है, यहाँ हिट्स एवं रिंग्स ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी सकर्मक क्रियाएं है। जो हिट है और रिंग है ये आपकी सकारात्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब आपकी है की तरह प्रयुक्त हुई है, जिनमें एक्शन यानी क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, यानी कर्ता तक ही सीमित न रहा ये, बल्कि ऑब्जेक्ट जो आपका बॉल और बैल या पास ओवर हुआ है, यानी क्या उन्हें, यानी वो क्या कर रहा है, ही रिंग्स आ बैल, यानी वो बैल को बजा रहा है, और दूसरा था आपका हिट आ बॉल, यानी वो बॉल को हिट कर रहा है। तो इसमें दोनों क्या है, आपका जो हिट और रिंग था ट्रांजिटिव वर्ब था जो ऑब्जेक्ट के साथ आपका यूज़ हुआ है, जैसे बॉल हो गया और आपका बैल हो गया, तो दोनों के साथ ये पास ओवर आपका हुआ है। चलिए आगे दिया गया आपका, सामान्यतः वर्ब से क्या किसको प्रश्न करने पर यदि हमें उत्तर प्राप्त होता है तो वह वर्ब ट्रांजिटिव है। जैसे उपयुक्त वाक्य आपका है, ए आपको दिया गया, से क्या प्रश्न करने पर हमें, यानी ए बोल, उत्तर क्या मिला आपको, ए बोल। इसमें अतः हिट्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है, हिट्स क्या आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब इसमें आपका आया। चलिए सेकंड, अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, आपको पता चल गया। अब हम देखेंगे इनट्रांजिटिव जो वर्ब होता है, जो अकर्मक क्रियाएं होती है। कैसी क्रियाएं, जो अकर्मक होती है। जैसे इनट्रांजिटिव वर्ब में की जो डेफिनेशन होते हैं, सिंपली जो टर्म हमारा है इनट्रांजिटिव वर्ब, उसमें क्या होता है, यानी असकर्मक जो क्रियाएं होती है वो क्या होते हैं, सकर्मक क्रियाएं आपने देख ली। अब हम देखेंगे असकर्मक जो क्रियाएं होती है वो कैसी होती है। तो जिसमें यानी इनट्रांजिटिव वर्ब में जो एक्शन करता तक ही सीमित रहता है। एक्शन क्या होता है, जो एक्शन करता है वो एक्शन करता तक ही सीमित रहता है। इसमें इनट्रांजिटिव वर्ब में होता है जो एक्शन करता तक ही सीमित रहता है, ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर पास ओवर नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया, ही स्लीप्स इन द बेड, यानी वह सो रहा है, किस पर, जो बेड है, बिस्तर है, उस पर वह सो रहा है, यानी बेड पर वो सो रहा है। इसी तरह शाम स्पीक्स लाउडली, शाम कैसे बोल रहा है, लाउडली बोल रहा है, यानी तेज हो बोल रहा है। इन वाक्यों में वर्ब जो है स्लीप और स्पीक, आपका जो स्लीप और स्पीक्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, यानी इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनमें एक्शन करता तक ही सीमित रह गया, किसी ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं हुआ है। इन वर्ब से क्या किसको क्वेश्चन करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पर क्या हो रहा है, यानी जो आपके क्वेश्चन है ये इन पर किसी को यानी उत्तर प्राप्त नहीं होता है। यानी अगर हम इनसे प्रश्न पूछे तो इससे आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। यानी इसमें जो आपका एक वाक्यों में जो वर्ब आया वो स्लीप और स्पीक आपका है, जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो असकर्मक क्रियाएं होती है, जो एक्शन करता था कि सीमित रह गए। चलिए अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको दिया गया, जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, अधिकांश वर्ड्स का प्रयोग ट्रांजिटिवली एवं इंट्रांजिटिवली दोनों प्रकार से हो सकता है। अधिकतम क्या होता है, यानी जो वर्ड्स होता है उसका यूज़ हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिवली दोनों प्रकार से कर सकते हैं। आगे अब आपको सेंटेंस इसमें दिए गए। चलिए अब इन सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे सेंटेंस आपको क्या क्या इसमें दिया गया है। तो जैसे सेंटेंस आपको दिया गया, एक तरफ आपका जो ट्रांजिटिवली यूज़ किया गया है, दूसरी तरफ आपका जो यूज़ किया गया है इनट्रांजिटिवली।
दूसरी तरफ कैसे यूज़ किया गया, इंट्रांजिटिवली आपका यूज़ किया गया है। तो इसमें पहला जो सेंटेंस आपका ही स्पीक्स द ट्रूथ, तो वह क्या बोल रहा है, यानी वह सच बोल रहा है। इसी तरह आपका इधर दिया गया है जो इंट्रांजिटिवली क्या है आपका, ये तो होता है असकर्मक, कैसा असकर्मक आपका हो गया, और ये सकर्मक आपका होता है। ये क्रिया कैसी है, सकर्मक क्रिया आपकी होगी, ये सकर्मक होती है, ये असकर्मक क्रिया होती है। यानी सीता स्पीक स्लोली, इसमें कौन, जो सीता है वो स्लोली बोल रही है, यानी स्लोली स्पीक कर रही है, यानी धीरे धीरे वो बोल रही है। बी द स्टूडेंट रैंग द बेल, जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो इसमें रैंग द बेल इसमें दिया गया, द बेल रैंग लाउडली, जो बेल है वो कैसे बजी है, लाउडली बजी है। सी आपका ही फ्लाइज काइट्स, वो जो पतंग, यानी वह पतंग उड़ा रहा है, इसमें ऑप्शन सी में दिया, ये आपका सेंटेंस सी है। ए बर्ड्स फ्लाई, जो बर्ड है, जो पक्षी है, वे उड़ रहे हैं, यानी फ्लाई होना यानी उड़ना, और इसमें पतंग उड़ रही है, वह पतंग उड़ रही है, और इसमें पक्षी उड़ रहे हैं। तो दोनों में आपको यानी इंट्रांजिटिवली और ट्रांजिटिवली में आपको डिफरेंस पता चल रहा है क्या इसमें, यानी सकर्मक और असकर्मक क्रियाएं कैसी होती है, सेंटेंस के माध्यम से आपने समझ ही लिया। चलिए अब आपको देखते हैं आगे दिया गया। अब आपका जब वर्ब का प्रयोग, जब वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उनका जो यूज़ होता है, जो प्रयोग किया जाता है, ट्रांजिटिवली होता है, यानी जो इनका जो यूज़ होता है सकर्मक होता है, यानी सकर्मक अब इनका यूज़ किया जाता है, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट अवश्य होता है। तो सकर्मक में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता उसके साथ अवश्य इसमें जुड़ा होगा, ऑब्जेक्ट के बिना ट्रांजिटिवली वो आपका नहीं होगा। लेकिन जब वर्ब का प्रयोग इंट्रांजिटिवली में होता है तो इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। लेकिन जब हम क्रिया में, यानी जो क्रिया हम कर रहे हैं, क्रिया में जो इंट्रांजिटिवली होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया जाता, तो ऑब्जेक्ट आपका इंट्रांजिटिवली में नहीं आता। यही आपका दोनों में डिफरेंसेस है। एक में यानी जो सकर्मक होता है, ट्रांजिटिवली जो होता है उसमें वर्ब आपका लगा हुआ होगा, और जो आपका इंट्रांजिटिवली होता है उसमें ऑब्जेक्ट आपका लगा होगा, और इंट्रांजिटिवली में आपका ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता। दैट इज़ द मेन डिफरेंस, यानी दोनों में ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली में यही आपका बेसिक डिफरेंस है कि ट्रांजिटिव जो सकर्मक क्रियाएं हैं उसमें आपका ऑब्जेक्ट लगा होता है, इंट्रांजिटिवली में जो आपका असकर्मक क्रियाएं होती है उसमें आपका ऑब्जेक्ट लगा नहीं मिलेगा। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ यू। इन दोनों में जो डिफरेंस है बोथ में, तो ये इनका सिमिलर डिफरेंस है, यानी दोनों में जो डिफरेंस आया यही आपका डिफरेंस है कि एक में ऑब्जेक्ट होता है, एक में ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे आप इसमें डिफरेंस निकाल सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन में डिफरेंस आता है कि इसमें क्या, यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिवली में आपको अगर पूछा गया कि ट्रांजिटिवली कौन सा है और इंट्रांजिटिवली कौन सा है, एक में आपका ऑब्जेक्ट लगा होगा और दूसरे में आपका ऑब्जेक्ट नहीं लगा होगा। अब आपका बी है, किसी भी वर्ब के लिए यह कहना कि यह ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कोई भी क्रिया है या वर्ब है उसके लिए यह कहना या मानना कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है वो क्या है, गलत है। इसकी बजाय क्या कहना चाहिए, हमें यह कहना चाहिए कि वर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली हुआ है। यानी इसमें क्या कहना चाहिए, हम जो सिंपली यूज करते हैं क्या बोलते हैं कि इसमें जो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि वर्ब दोनों में इसमें यूज़ होता है, इसमें क्या बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि ट्रांजिटिवली है या इंट्रांजिटिवली है। यानी इसमें जो वर्ब का प्रयोग हुआ है वो ट्रांजिटिवली हुआ है या इंट्रांजिटिवली हुआ है, यानी जो क्रिया हुई है इसमें ट्रांजिटिव यानी सकर्मक क्रिया है या फिर ये अकर्मक आपका है। तो क्रिया का यूज़ किस तरह से इसमें किया गया है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, ना कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब आपका। तो इसमें गलत क्या है, हमें जो बोलना नहीं है वो ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब आपको नहीं बोलना है, हमें बोलना है कि इसमें जो वर्ब का यूज़ हुआ है, जो क्रिया का उपयोग किया गया है, क्रिया का इसमें जो प्रयोग हुआ है वो ट्रांजिटिव हुआ है या इंट्रांजिटिव हुआ है, ये सकर्मक है या फिर असकर्मक है, ये इसमें बोलना चाहिए। चलिए आगे अब आपका है इसमें, अब जो सेकंड पार्ट आपका इसमें ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है वो होती क्या है, तो ऑक्सिलरी वर्ब में इसमें पूछा गया है ऑक्सिलरी जो वर्ब है
को हम प्राइमरी वर्ब और मॉड्यूलर ऑक्सिलरी वर्ब में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें आपने शुरू में यानी जो आपका स्टार्टिंग में डेफिनेशन के बाद आपने वर्ब की, उसमें देखा था वर्ब के जो डिफरेंसेस थे। यानी वर्ब एक आपका है, जो आपका एक वर्ब में आपको दिया गया वर्ब था दो तरह से आपका है, एक ट्रांजिटिव था, एक जो मेन वर्ब था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब हमने ऑक्सिलरी वर्ब में देख रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को हमने इसमें दो पार्ट में आपका वर्गीकृत किया है, कैटेगराइज्ड किया है। क्या किया गया है? कैटेगराइज इसको किया गया है, ये आपका कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत इसको किया गया है। तो कितने पार्ट में थी? दो पार्ट में। इसमें आपका दिया गया है प्राइमरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसे कितने पार्ट में आपका कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो प्राइमरी जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है इसको, चलिए इसमें क्या है आपका प्राइमरी की बात कर रहे हैं हम, तो प्राइमरी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, ऑक्सिलरी को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है इसको 3 भागों में आपका यानी 3 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो पहला जो आपका है, चलिए सेंटेंस के इसमें पहला आपको दिया गया है वर्ब्स टू बी, यानी जो वर्ब्स है वो टू बी यानी इज, एम, आर, वाज, वर। इसमें क्या आएगा? इज, एम, आर, वाज, वर का इसमें यूज़ होता है। और वर्ब टू हैव, इसमें अगर हैव का आपका आता है, इसमें होता है हैव, हैज, हैड का आपका यूज़ किया जाता है। थर्ड आपका है वर्ब्स टू डू, यानी टू डू के लिए इसमें होता है डू, डज, डिड। तो टू डू में क्या आता है? डू, डज, डिड आपका आएगा, यानी क्रिया जो करना। और इसमें आपको पता चल गया 3 भागों में कैसे कैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को कैटेगराइज किया गया है, भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है। आगे अब हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल जो ऑक्सिलरी, सेकंड नंबर पर क्या है आपका? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए अब इसमें दिया गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का जो टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपने देखा, जिसमें आपने इज, एम, आर का, इज, एम, आर और वाज, वर का आपने देखा। तो इसमें जहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर का यूज़ होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, उसको हम देखेंगे। इसमें जो 3 भागों में कैटेगराइज किया गया था ऑक्सिलरी वर्ब को, तो ऑक्सिलरी वर्ब टू बी इज, एम, आर, वाज, वर। तो इसमें क्या है आपका? इज, एम, आर तीनों वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में तथा वाज, वर का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। यानी प्रेजेंट टेंस कैसा? जो वर्तमान में आपका जो सेंटेंस है आपका जो वर्तमान यानी जो चल रहा है वर्तमान में है उसे प्रेजेंट टेंस आपका बोलते हैं। पास्ट टेंस जिसमें आपका वाज और वर का यूज़ किया जाता है ये आपका होता है पास्ट टेंस, जो बीत चुका। यानी कैसा टेंस होता है? जो भूतकाल। कैसा? जो भूतकाल आपका होता है। तो भूतकाल जो बीत चुका, पास्ट टेंस कैसा होता है? जो बीत चुका है आपका, जो यानी जैसे यस्टरडे, जो समय आपका बीत चुका है, जो समय आप गुजार चुके हो उसी को यानी पास्ट टेंस जहाँ पर आप वाज, वर का यूज़ कर सकते हो। इसी तरह आपका दिया गया इज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। जो इज होता है इज का यूज जैसे किया जाता है ये आपका प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, जो वर्तमान में आपका चला है। यानी वर्तमान जो टाइम है, वर्तमान जो टेंस आपका होता है, वर्तमान काल में हम इज का यूज़ करते हैं, वो भी सिंगुलर नंबर या थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ होता है। इसका जो प्रेजेंट टेंस में अगर हम इज का यूज़ करेंगे तो वो कब करते हैं? इज का यूज जो किया जाता है वो सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर या फिर थर्ड पर्सन होता है यानी तीसरा पर्सन होता है सब्जेक्ट के साथ, जो सब्जेक्ट है उसके साथ आपका इसका यूज़ किया जाएगा। इसी तरह आपका एम का जो प्रयोग होता है वो एआई के साथ आपका होता है। ये तो आपने स्कूल टाइम में भी आपको थोड़ा थोड़ा ग्रामर आपको पढ़ाई जाती है जिसमें आपको इसका यूज़ बताया जाता है। इज, एम, आर का, वाज, वर, इनका हैज, हैव, हैड, इन सभी का जो यूज़ है आप थोड़ी थोड़ी है आपको ग्रामर आपको स्कूल टाइम में भी आपने पढ़ी होगी। तो इसमें जो एम होता है, एम का जो यूज़ किया जाता है वो आई के साथ आपका होता है। सिर्फ जो एम है वो आई के साथ ही आपका यूज़ किया जाता है। इसमें आगे दिया गया आपका आर, वर का प्रयोग। जो आर और वर का जो प्रयोग होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन के साथ होता है। तो प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है, जो बहुवचन, जो सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? बहुवचन होगा, यानी एक से ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो आर और वर का यूज़ किया जाता है। आर और वर का
प्रयोग उसमें किया जाता है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है यानी जो बहुवचन आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, बहुवचन होगा, जहाँ पर मोर देन वन आपकी बात की गई हो, यानी एक से ज़्यादा की जहाँ पर बात की जाएगी, मोर देन वन आपका होगा, वहाँ पर आप प्लूरल जो आपका सब्जेक्ट होगा वहाँ पर आप आर और वर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ किया जाएगा, वहाँ पर आर और वर का इसमें यूज़ किया जाता है जहाँ पर प्लूरल की बात की जाए। किसकी, जो प्लूरल आपका होता है, तो प्लूरल में जो बात की जाती है, प्लूरल में जो यूज़ किया जाएगा आपका आर और वर यूज़ किया जाएगा। जहाँ पर बहुवचन होगा, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, बहुवचन होगा, जहाँ पर मोर देन वन हो, एक से ज़्यादा की बात की जाएगी। आगे अब आपका वाज का प्रयोग पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। जो वाज है उसका प्रयोग जो बीत चुका, कैसा, जो समय आपने बिता लिया, जो समय चला गया, यानी जो बीत चुका है, जो आप गुजार चुके हैं, या बीता हुआ जो कल है, तो बीता हुआ जो सेंटेंस होगा, बीता हुआ काल में हम जो वाज का यूज़ करेंगे वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। सब्जेक्ट कैसा होगा आपका, सिंगुलर होगा, एक वचन सब्जेक्ट आपका होगा, जिसमें एक ही की बात की जाती है। जो एक वचन होता है उसी के में हम वाज का यूज इसमें करेंगे। आगे दिया गया आपका इन ऑक्सिलरीज का प्रयोग प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव वाक्यों में होता है। इसके लिए टेंस का अध्याय देखें। इसके लिए क्या है, जो टेंस की एक्सरसाइज होती है वो हमें देखना है। इनका प्रयोग एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर में भी होता है। इसके आगे संबंधित अध्याय में बताया जाएगा, यानी इससे रिलेटेड जो भी बात होगी, जब आप आगे आगे यानी अपना टॉपिक आगे आगे बढ़ाओगे तब आपको इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर होगा, जो भी एक्सरसाइज होती है वो आपको बताई जाएगी। इसमें जो आपका प्रयोग होता है एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर में भी इसका किया जाता है। और जो ऑक्सिलरीज का यूज़ होता है वो प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी किया जाता है। चलिए आगे अब हम देखते हैं इसमें यूज टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन वेरियस सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो यूज जो टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसमें आपने देखा था इज, एम, आर, वाज, वर, तो इन सभी का जो यूज़ देखा था आपने यूज टू बी में, उन सभी के अब हम स्ट्रक्चर इसमें देखेंगे, यानी विद सेंटेंस इसमें हम देखेंगे, सेंटेंस या वाक्य के साथ हम इसको देखेंगे। तो ये वेरियस कैसे है, इसमें हम वेरियस जो आपके सेंटेंस है, यानी एक से ज़्यादा जो इसमें सेंटेंस है, बहुत सारे सेंटेंस में हम देखेंगे। सबसे पहले आपको इसमें यूज़ क्या क्या आपका हो गया, तो पहले आपका जो यूज़ होगा, यानी इसमें जो होना चाहिए सब्जेक्ट है आपका, क्या है, सब्जेक्ट हो गया इज, एम, आर, सब्जेक्ट के साथ आपके या तो इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, ये आपका होना चाहिए। और नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम में से कोई आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो वो संज्ञा हो या वो सर्वनाम हो, यानी नाउन प्रोनाउन का उसमें यूज़ होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, फिर आपका यूज टू बी में भी जो आपका आया था इज, एम, आर, वाज, वर, उनका यूज़ किया जाना चाहिए। नाउन और प्रोनाउन का इसमें यूज़ होता है। जैसे आपका है ही इज़ अ बॉय, वो है एक लड़का है, वह क्या है, एक लड़का है। तो इसमें देखिए आपका सब्जेक्ट आपका हो गया, इसमें आपका जो इज़, एम, आर का इसमें यूज़ किया गया है। बॉय आपका हो गया, यानी जो नाउन है आपका, इसमें नाउन और प्रोनाउन का इसमें यूज़ आपका बोला था। इसी तरह आपका है दूसरा सेंटेंस सी इज़ अ गर्ल, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट भी आपका इज़, एम, आर और नाउन प्रोनाउन में से भी आपका लिया गया है। इसी तरह तीसरा है आपका दे आर स्टूडेंट, वे क्या है, विद्यार्थी है। डी है आपका वी वर फ्रेंड्स, हम क्या है, मित्र है। पांचवा है आपका आई एम ए मैन, मैं क्या हूँ, आदमी हूँ। अब आपका छठा है यू आर ए स्पोर्ट्समैन, तुम क्या हो, एक स्पोर्ट्समैन हो। और अब आपका आगे है जी इट वाज मी, इट वाज मी। अच्छा आपका इट इज़ माइन। अब आपका आगे है दीज शर्ट आर नॉट ऑफ माई साइज, जो ये शर्ट है ये मेरे साइज़ की नहीं है, ये मेरे को फिट नहीं हो रही। जो शर्ट है, जो उसने शर्ट खरीदी है वो उसके साइज़ की नहीं है। आगे अब आपका दे वर पार्टनर्स, तो वे क्या है, वे पार्टनर्स है, वे क्या है, पार्टनर्स आपके हैं। तो इन सभी में जो आपने देखा जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या, यानी इज, एम, आर, आपका ऑक्सिलरी वर्ब क्या थे आपके, इज, एम, आर, वाज और वर, इज, एम, आर, वाज और वर आपने देखा। तो उनके साथ क्या हो रहा था, नाउन और प्रोनाउन का इसमें प्रयोग किया गया, यूज़ आपका किया गया है। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर का जहाँ पर यूज़ होगा उसके साथ नाउन प्रोनाउन का जो यूज़ इसमें करके आपको बताया था।
ऑक्सिलरी वर्ब हम देख रहे हैं। अब हमारा सेकंड है, सेकंड नंबर पर दिया गया आपका WH वर्ड। तो WH वर्ड प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें WH वर्ड कैसे, जिसमें आपका क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, WH वर्ड से क्या पर्सन आप कर सकते हो। तो जहाँ पर पर्सन क्या जाता है, WH वर्ड कैसे होता है, जैसे आपका वाट हो गया, हु हो गया, इस तरह यानी जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें आपका दिया गया पहला WH वर्ड वाले, यानी जहाँ पर वो WH वर्ड से क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन किया जा सकता है, पर्सन आपका किया जा सकता है। जैसे आपको नोट में दिया भी गया, इस तरह के वाक्यों में क्या होता है, WH जो वर्ड्स होता है जैसे वाट वर, ये आपका हु, इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें पर्सन आपका किया जा सकता है। जैसे पहला आपका सेंटेंस है व्हाट इज़ दैट। व्हाट इज़ दैट क्या, यानी यह क्या है, व्हाट इज़ दैट ये आपका क्या है। इसी तरह सेकंड है आपका बी, हु इज़ दैट। तो हु इज़ दैट, तो वह क्या है, वह कौन है। हु क्या होता है आपका कौन। इसी तरह व्हाट एज हिज ही, यानी उसकी जो उम्र है वो क्या है, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी WH का इसमें आपका व्हाट आर एप्पल्स टुडे, इसमें आपका ये आपका इस तरह आपका दिया गया है। इसी तरह है व्हाट आर एप्पल्स मीन्स व्हाट प्राइस आर एप्पल्स। तो व्हाट आर एप्पल्स टुडे का मतलब इसमें आपको बताया गया है कि जो एप्पल्स है, जो सेब है, उनका जो प्राइस है वो आज क्या है। यानी एप्पल का प्राइस इसमें पूछा गया, एप्पल की कीमत पूछी गई है कि एप्पल का जो भाव है, जो कीमत है वो किस रेट का आपका है। यानी प्राइस पूछा गया, एप्पल की कीमत कितने रुपए है आज का, यानी टुडे का जो रेट है। ये आपका व्हाट इज़ योर फादर। तो इस तरह आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु इज़ ही, वह कौन है। तो इस तरह के इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें WH जो वर्ड है उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्सन आपका पूछा जाता है। आगे अब आपका दिया गया थर्ड नंबर पर है आपका सब्जेक्ट प्लस इज MR वाज वर प्लस एडजेक्टिव। क्या, एडजेक्टिव, यानी जो सब्जेक्ट हो गया, इज MR हो गया, वाज वर आपको क्या होगा, उसके साथ साथ क्या यूज़ करना है, एडजेक्टिव आपका यूज़ करना है। चलिए आपका पहले दिया गया है सी इज या स्लिप। दूसरा है ही इज़ रेडी, यानी वह तैयार है। इट वाज डार्क, वहाँ जो है क्या है, डार्क, यानी वह अंधेरा था। इसी तरह आपका सीता इज़ अ ब्यूटी। सीता इज़ अ ब्यूटी। द स्टूडेंट वर एग्जिस्टेड, आई वाज हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो इस तरह के जो आपके, यानी इसमें क्या आपका इज MR का आपका यूज़ किया जा रहा है, एडजेक्टिव इसमें आपका लगा हुआ है। यानी सब्जेक्ट के साथ इज MR है, वाजवर है और एडजेक्टिव इसमें आपका यूज़ किया गया है। तो इस तरह के वाक्यों में क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब जो आपका टू बी के साथ क्या हो रहा है, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग आपको बता दिया करके, यानी सेंटेंस आपके माध्यम से आपको बता दिया एडजेक्टिव कैसे यूज़ आपका होता है। आगे अब आपका चौथे नंबर पर दिया गया है आपका सब्जेक्ट प्लस इज MR वाज वर प्लस प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव। इसमें आपका और इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन आपका है, पॉसेसिव प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट के साथ इज MR वाज वर तो होगा, उसके साथ प्रीपोजिशन भी होगा और एडजेक्टिव भी आपका यूज़ किया जाएगा। तो ऑक्सिलरी टू बी का प्रयोग निम्न प्रकार के वाक्य बनाने में भी किया जाता है। कैसे, जैसे सीता इज इन गुड हेल्थ नाउ। जो सीता है उसकी जो स्वास्थ्य है वो क्या है, सीता का जो हेल्थ है या स्वास्थ्य जो है वो अच्छा है, यानी सीता का स्वास्थ्य अब अच्छा है। बी है वी आर ऑल फुली टायर्ड। तो हम क्या है, यानी हम पूरी तरह से टायर्ड है, थके हुए हैं। तीसरा दे वर आउट ऑफ ब्रेथ ब्रेथलेस, दे वर आउट ऑफ ब्रेथ ब्रेथलेस। चौथा एट लास्ट ही वाज एट लाइबर्टी। पाँचवा दिस गिफ्ट इज फॉर यू। छठा अब आपका है आई एम क्वाइट वेल। सातवां एवरीथिंग इज इन प्रॉपर प्लेस। तो एवरीथिंग सब कुछ क्या है, एक प्रॉपर प्लेस में है। अच्छा आपका द कार वाज इन गुड कंडीशन। जो कार है वो कैसी कंडीशन में है, गुड कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में आपकी है। पाँचवें नंबर पर दिया गया अब आपका ऑक्सिलरी के बाद, जो ऑक्सिलरी टू बी के बाद क्या है, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। इसमें आपको स्ट्रक्चर, आपको वाक्य का स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। तो किस तरह से आपका स्ट्रक्चर है, चलिए देखते हैं ऑक्सिलरी के साथ। तो इसमें पहला आपका, यानी जो इसमें यूज़ होगा सब्जेक्ट प्लस
टू बी फॉर्म जो आपका इज एम आर आपका है वाज वर, उसके साथ इसमें इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा। जैसे पहला जो एग्जाम्पल आपका यानी पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो पहले सेंटेंस में आपको दिया गया है ही इज़ टू कम ऑन संडे, तो उसे रविवार को आना था। कब आना था उसे? रविवार, जो संडे है उसे रविवार को आना है, यानी जो आपका आने वाला है, यानी जो संडे अब आएगा उसको उस संडे में आना है, तो उसे रविवार को आना है। बी है आई एम टू कंप्लीट दिस वर्क, मुझे यह कार्य पूरा करना है, तो जो कार्य है मुझे जो कार्य मिला है उसको क्या करना है? पूरा करना है, कंप्लीट करना है। सी है दे आर टू असेंबल इन द होल, दे आर टू यानी उन्हें होल में एकत्र होना है, यानी जो होल है उसमें उन्हें एकत्र होना है, असेंबल उन्हें होना है। चौथा देवर टू अटेंड द पार्टी, तो उन्हें पार्टी में उपस्थित होना था। पार्टी में क्या करना था, यानी वाज वर का जहाँ पर यूज़ होता है वो क्या चल जाता है आपका पास्ट। वाज वर आपका जो होता है ये आपका भूतकाल में आपका यूज़ किया जाता है, जो समय बीत गया है, तो उन्हें पार्टी में उपस्थित होना था, तो वो समय क्या है? बीत चुका है, यानी जब उन्हें पार्टी में प्रेजेंट होना था वो समय बीत गया है। छठा है, पांचवा है आपका ही वाज टू गो टू जयपुर, उसे जयपुर जाना था, तो ये समय भी क्या है आपका? बीत चुका है कि उसे जयपुर जो था वो जाना था। छठा आपका है सीता वाज टू कम हेयर, सीता को यहाँ आना था, सीता को यहाँ आना था। चलिए इसमें आपने देखा सब्जेक्ट के साथ जो आपका इज एम आर वाजवर था उसके साथ साथ आपको इन्फिनेटिव का यूज़ करना था। आगे एग्जाम्पल आपका है हु इज़ टू ब्लेम, किसे दोष देना है। आगे है दैट हाउस इज़ टू लेट, वहाँ वह जो मकान है वो कहाँ पर है, यानी किराए पर देना है, जो मकान है उसे रेंट पर देना है या किराए पर देना है। तो इसमें ये क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यूज्ड इन ए डेली रूटीन। जो ये जो आपने सेंटेंस अभी देखे, आपने 5-7 सेंटेंस, आपको 7-8 सेंटेंस जो आपने देखे, ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है आपके, जो आप स्ट्रक्चर आपको दी गई, जो आप डेली रूटीन यानी जो आपके डेली का जो दिनचर्या है, तो दिनचर्या में जिस तरह के आप वाक्य या सेंटेंस जो आप बोलते हो जो इम्पोर्टेंट आपके लिए, वो सेंटेंस आपको इसमें दिखाए गए। अब आपका 6 नंबर की बात करते हैं हम। 6 नंबर पे आपका आता है देयर के साथ, देयर के साथ ऑक्सिलरी टू बी का प्रयोग एक महत्वपूर्ण वाक्य संरचना है, यह स्ट्रक्चर आपकी है, इम्पोर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल इसमें आपको दिया गया है। चलिए इसमें क्या होगा आपका, इसमें दिया गया आपका देयर इज एम आर वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, या फिर देयर प्लस इज एम आर वाज वर प्लस सब्जेक्ट या प्लस एडवर्बियल एडजेक्टिव, या आपने देखा। चलिए इसमें आगे देखते हैं आप, इसमें आगे क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है ये दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर का इंग्लिश राइटिंग एवं स्पीकिंग में काफ़ी प्रयोग होता है। तो इंग्लिश यानी जो आपकी इंग्लिश राइटिंग होती है लिखने की, और उसमें स्पीकिंग में यानी बोलने में काफ़ी इसमें यूज़ किया जाता है, प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया देयर इज़ अ काउ, वहाँ क्या है, एक गाय है। बी देयर वाज अ लार्ज क्राउड, वहाँ बहुत भीड़ है, वहाँ पर क्या है, बहुत भीड़ है। सी देयर आर 3 टेबल्स इन द रूम, कमरे में कितनी मेज है, 3 मेज है। चौथा है डी देयर वर 3 पर्सन, वहाँ 3 आदमी थे, तो वहाँ पर कितने आदमी हैं, 3 आदमी थे। देयर इज़ अ गर्ल वेटिंग फॉर यू, वहाँ एक लड़की तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तो वहाँ पर क्या है, एक लड़की जो है वो आपका वेट कर रही है। अब आपका है 6 नंबर पर देयर आर सेवरल होटल इन दिस टाउन, इस कस्बे में कई होटल हैं। नेक्स्ट अब आपका 7 नंबर पर दिया गया है जब वाक्य का सब्जेक्ट एक इन्फिनेटिव यानी +2 के रूप में होता है तो निम्न सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग उचित लगता है। कैसे, यानी टू मीट यू इज़ नाइस की जगह इट इज़ नाइस टू मीट यू लिखना एवं बोलना ज़्यादा उचित आपका होगा। तो इसमें क्या आपका जो इसमें आपका यूज़ होगा, यानी इट के साथ इट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव नाउन हो गया, या प्लस टू इन्फिनेटिव आपको यूज़ करना है। जैसे इट इज़ सो नाइस टू वॉक हेयर विद यू। बी है अब आपका इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज टू टॉक विद हर।
सी है अब आपका इट इज़ अ मिस्टेक टू इग्नोर देयर एडवाइस, यानी उसने क्या की, इग्नोर, मिस्टेक इग्नोर यानी जो सलाह की थी वो उसने मिस्टेक की यानी इग्नोर उसको कर दिया। डी है इट इज़ सो वंडरफुल टू स्विम हेयर विद यू। 8वें नंबर पर आपको दिया गया है जब उक्त वाक्यों को हाउ वाट का प्रयोग करके एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में परिवर्तन किया जाता है तो ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर निम्न होता है। तो ऐसे वाक्यों का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह आपको दिया गया, कैसे, जैसे हाउ वाट प्लस एडजेक्टिव नाउन प्लस इट प्लस बी प्लस टू इन्फिनेटिव का इसमें आपका यूज़ होगा। कैसे, चलिए, जैसे आपको दिया गया हाउ नाइस टू वॉक हेयर विद यू, बी व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज टू टॉक विद हर। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें आप देखिए इसमें हाउ और वाट का आपका यानी क्वेश्चन आपका आ रहा है, हाउ वाट इसमें यूज़ हो रहा है। दूसरा इसमें साथ साथ आपका एडजेक्टिव या नाउन आपको लेना है, प्लस इट प्लस बी इसमें आपका यूज़ होगा और टू इन्फिनेटिव का इसमें यूज़ किया जाएगा। सी आपका है व्हाट अ मिस्टेक टू इग्नोर देयर एडवाइस। डी है हाउ वंडरफुल टू स्विम हेयर विद यू। चलिए, इसमें आपने देखा लास्ट में क्या आपका जो साइन आप देख रहे हो, साइन आपका एक्सक्लेमेटरी आपका लग रहा है। अब आपका 9वें नंबर पर अब आपका है जब वाक्य का सब्जेक्ट एक गेरेंड या गेरुनेडल फ्रेज होता है तो इट का प्रयोग करते हुए निम्न स्ट्रक्चर प्रयुक्त होता है। तो कैसी स्ट्रक्चर आपकी यूज़ होगी, इट प्लस टू बी फॉर्म प्लस एडजेक्टिव नाउन प्लस ये आपका दिया गया है। तो इसमें क्या है आपका ए आपको दिया गया है इट इज़ सो नाइस वॉकिंग हेयर विद यू, वॉकिंग हेयर विद यू। बी है इट इज़ वंडरफुल लाइंग ऑन द बीच ऑल डे। सी इट वाज वर्थवाइल रनिंग दैट लेडी क्लब लास्ट ईयर। फिर आपका इट इज़ नो गुड क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। चलिए आगे दिया गया अब आपका 10वें नंबर पर है जब वाक्य में क्लोज सब्जेक्ट के कम्प्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त हो अर्थात बिना क्लोज के सब्जेक्ट को पूर्णता नहीं मिले ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर निम्न होता है। कैसे, जैसे सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्लोज सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। तो ए आपको दिया गया द ट्रबल इज दैट ऑल होटल आर शट। फिर आपका है इज दिस व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर, दिस इज वेयर सी वर्क्स, एवरीथिंग वाज एज वी हैड लेफ्ट। तो इसमें जो अंडरलाइन पार्ट आप देख रहे हैं वो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्लोज है। तो जैसे आपने देखा दैट ऑल होटल आर शट, ये क्या है आपका सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आपका है यानी क्लोज आपका है। इसी तरह आपका जो व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर ये भी आपका क्लोज है, वेयर सी वर्क्स ये भी क्लोज है और एज वी हैड लेफ्ट इट ये भी आपका क्लोज आपका है। चलिए आगे अब आपका 11वें नंबर पर जो आपका दिया गया 11वें नंबर पर क्या है अब आपका 11वें नंबर पर दिया गया आपका जब वाक्य में क्लोज एक सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त हो तो सामान्यतः या जनरली दैट को ओमिट किया जाता है। दैट को क्या किया जाता है, ओमिट आपका किया जाता है एवं वाक्य का स्ट्रक्चर आपका इस तरह होगा। कैसे, चलिए देखिए इसमें दिया गया आपका इट प्लस टू बी प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नाउन एडजेक्टिव प्लस क्लोज एज सब्जेक्ट आपका हो गया। जैसे इट इज़ टाइम यू स्टार्टेड। फिर आपका इट इज़ टाइम दैट भी आपका हो सकता है, यहाँ पर आपका क्या है यू स्टार्टेड। इट इज़ डाउटफुल वेदर ही वुड बी एबल टू अटेंड द फंक्शन। सी इट वाज अ मिस्ट्री हाउ द थीव्स एंटर्ड इनटू द हाउस। डी है इट इज़ अ गुड न्यूज़ यू हैव फाउंड अ जॉब। तो क्लोज एज सब्जेक्ट जो अंडरलाइन वर्ड आपके है ये क्लोज एज सब्जेक्ट आपका है। 12वें नंबर पर अब आपका दिया गया है 12वां क्या है जो 12th नंबर पे आपका आता है सीरियल नंबर जो 12th है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब टू बी का प्रयोग निम्न प्रकार के वाक्यों में भी किया जाता है। तो किस प्रकार के वाक्य हैं, सेंटेंसेस आपके हैं जैसे जिसमें सब्जेक्ट हो प्लस इज एम आर वाज वर्ब प्लस एडवर्बियल एडजंक्ट आपका यूज़ किया जाता है। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल ए है ही इज़ हेयर इन द रूम।
B. The magazine you are looking for is here on the table. C. It's there is the library. D. My house is near the post office. E. Was anything up there in the hall? F. The index is on page 6. इसमें अब आपको नोट दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट आपका नोट में क्या दिया गया है? नोट है हेयर देयर को सामान्यतः वाक्य में, जो हेयर और देयर को यानी जनरली जो सेंटेंस है उनके अंत में यानी एंड में लिखते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी जो एक्सक्लेमेटरी साइन आपका होता है वाक्यों में, इन्हें वाक्य के शुरू में लिखा जाता है। कैसे? एग्जाम्पल आपको दिया गया, जैसे हेयर इज़ योर फ्रेंड, तो इसमें हेयर या फिर देयर का जो यूज़ किया गया है वो स्टार्टिंग में जो सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें इसका यूज़ जो होता है स्टार्टिंग में आपका किया जाता है, जनरली नहीं तो इनका एंडिंग में आपका यूज़ किया जाता है। बी. हेयर कम्स द बक्स, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन है। देयर सी गोज। डी. देयर ही लिव्स, तो इसमें सभी अंडरलाइन जो पैराज है एडवर्बल एडजेंक्ट को व्यक्त करते हैं। एडवर्बल एडजेंक्ट का अर्थ क्या होता है? एडवर्ब के साथ जुड़ा पार्ट ऑफ सेंटेंस है। जुड़ा क्या होता है? पार्ट ऑफ सेंटेंस। 13 है अब आपका, जब वाक्य का सब्जेक्ट 4 प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस टू इन्फिनेटिव होता है तो ऐसे वाक्यों में ऑक्सिलरी टू बी का प्रयोग इट के साथ निम्न स्ट्रक्चर में होता है। तो कैसे स्ट्रक्चर में? जैसे इट टू बी प्लस 4 प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस टू इन्फिनेटिव। इसमें पहला आपका है इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू लाइव इन द कोल्ड रीजन। B. It was the rule for male and female to sit apart. C. It is very easy for anyone to talk to her. D. It is easy for a rich girl to find a smart husband. तो इसमें क्या देखा आपने, जो यूज़ हो रहा है इसमें इट है प्लस टू बी का यूज़ किया गया, यानी जहाँ पर आपका इज़ वाजवर का यूज़ किया गया, प्लस 4 प्लस नाउन प्रोनाउन और प्लस टू इन्फिनेटिव का इसमें यूज़ आपका किया गया है। आगे अब आपका 14 पर 14 है ऑक्सिलरी वेयर का प्रयोग। जो ऑक्सिलरी वर्ब का जो प्रयोग होता है एक महत्वपूर्ण सेंटेंस स्ट्रक्चर निम्नलिखित आपको दी गई है। कैसे? इसमें जो इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट आपका है, तो इसमें आपका है पहला इफ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता काश मैं राजा होता। इसी तरह आपका है बी इफ आई वर यंग अगेन, यदि मैं पुनः जवान हो सकता, यानी काश मैं पुनः जवान हो पाता, यानी दोबारा से क्या, यानी पहले की तरह मैं जवान हो पाता। सी है इफ सी वर अ बर्ड, यदि वह पक्षी होती, यदि वह क्या होती? पक्षी होती, काश वह पक्षी होती। आगे दिया गया आपका इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको निम्न तरह का स्ट्रक्चर द्वारा भी समान अर्थ में लिखा जा सकता है। जैसे वर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें ए दिया गया आपका वर आई आ किंग, वेयर वर आई यंग अगेन, वर सी आ बर्ड, वर वी मिनिस्टर। तो इसमें आपने देखा वर प्लस सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का इसमें यूज़ आपका किया गया है। तो जो ये सेंटेंस आपने देखे इसमें टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब इज वाजवर का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट टेंस में कंटिन्यूअस फॉर्म में जो अफर्मेटिव होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर किया जाता है। टेंस के अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं इनका जो प्रयोग कहाँ और कैसे किस तरह किया जा सकता है ये समझ में आपको आ जाएगा। अब आपका आगे दिया गया ऑक्सिलरी वर्ब टू हैव, हैज़, हैड, ये आपका हो गया। तो पहले जैसे हैव हैज़ हैड का जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विभिन्न स्थितियों में किया जाता है। इसे आपको टेंस के अध्याय में विस्तृत रूप से हर प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव एवं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में स्पष्ट किया गया है। हैव हैज़ हैड के टेंस में प्रयोग के अतिरिक्त अन्य यूज़ आपके निम्न प्रकार है। कैसे? चलिए इसमें जो यूज़ आपके दिया गया पहले नंबर पर है आपका हैव हैज़ हैड का जो प्रयोग होता है वो किसी वस्तु पर मालकिना हक स्वामित्व यानी पोजीशन ओनरशिप व्यक्त करने हेतु निम्न प्रकार किया जाता है। वाक्य का स्ट्रक्चर आपको दिया गया कैसे? उसमें सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के साथ आप उसमें हैव या हैज़ हैड आपका यूज़ करेंगे। देन आपको नाउन जो संज्ञा आपका वो यूज़ करना है। या दूसरा तरीका आपका है, पहले आपने सब्जेक्ट कर लिया यूज़, फिर आपने हैव हैज़ हैड का यूज़ कर लिया, फिर आपको गोट प्लस नाउन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो दो तरह से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे चलिए अब आपको आगे दिया गया है, हैव के साथ गोट का प्रयोग करने से क्या होता है, करने से वाक्य जो सेंटेंस है उस वस्तु का महत्व बढ़ जाता है, यानी जो उसकी इम्पोर्टेंस होती है वो इंक्रीज़ होती है, बढ़ जाती है। जैसे ए आपको दिया गया, आई हैव ए कार, तो मेरे पास क्या है, कार है। आई हैव गोट अ कार, ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ गोट अ बुक, ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, ही हैड गोट सेवरल गुड अपॉर्चुनिटीज़। तो ये आपने देखा इसमें, यानी इसकी जो इम्पोर्टेंस आपके, यानी गोट का प्रयोग करने से क्या होता है, जो वस्तु होती है, तो जो वस्तु है, जो थिंग्स होती है, उसका जो इम्पोर्टेंस होती है वो बढ़ जाती है, यानी उसको इम्पोर्टेंस आपकी बढ़ जाएगी। जैसे नोट में भी आपको दिया गया है, इम्पोर्टेंट नोट है आपका ए, यानी इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग रिलेशनशिप यानी संबंध को व्यक्त करने हेतु भी किया जा सकता है। जैसे यानी रिलेशन को के लिए भी इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे पहला आपका, आई हैव टू सिस्टर, तो मेरे पास यानी मेरी दो बहनें हैं। सी हैज़ टू सन्स, मेरे दो बेटे हैं। आई हैव 5 फ्रेंड्स, मेरे कितने मित्र हैं, 5 मित्र हैं। दे हैव 2 ब्रदर्स, और आई हैड 2 सन्स, ही हैड अ डॉटर। तो इस तरह यानी रिलेशन के लिए भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। बी है अब आपका, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के पास उसके अनेक भागों के होने को भी व्यक्त किया जा सकता है, यानी इसके जो भाग है, जो पार्ट है, यानी अनेक भाग जो होते हैं, तो उसका भी व्यक्त इसमें किया जा सकता है। कैसे, जैसे ए मैन हैज़ 2 legs, यानी आदमियों के पास क्या है, यानी जो मैन है, जो आदमी है, उसके पास कितने लेग है, यानी 2 टांगे हैं। ए काउ हैज़ 4 legs, जो गाय होती है उनके कितने टांगे होते हैं, उनके जो पैर होते हैं वो 4 पैर होते हैं। सी है द रूम हैज़ 4 walls, तो जो रूम है, जो रूम बनता है, जो कमरा तैयार किया जाता है, उसकी कितनी दीवारें हैं, 4 दीवारें आपकी हैं। अ चेयर हैज़ 4 legs, चेयर जो होती है, जो कुर्सी होती है, उसकी जो लेग्स होते हैं, जो पैर होते हैं, कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। रमेश है 6 fingers इन हिज राइट हैंड, जो रमेश है उसकी 6 उंगली है, कौन से हाथ में, जो राइट हैंड आपका है। दिस टेबल हैज़ ओनली 3 legs, तो इस जो टेबल है उसकी कितने लेग है, केवल और केवल 3 पैर है। चलिए आगे अब आपको सी नंबर पर दिया गया है, हैव हैड का प्रयोग टेक रिसीव एक्सपीरियंस के अर्थ में भी निम्न प्रकार किया जाता है। कैसे, आई हैव माई डिनर एट 9 PM, यानी टेक, इसमें टेक रिसीव और एक्सपीरियंस का आपको बताया गया है। आई हैव माई बाथ इन द मॉर्निंग, तो टेक इसमें क्या है, यानी आई हैव बाथ माई बाथ इन द मॉर्निंग, तो मैं लेता हूँ, इसमें टेक यानी लेना। आई हैड नो प्रॉब्लम इन सर्चिंग हिज हाउस, ये क्या है, एक्सपीरियंस है। आई हैड मैनी मैसेज फ्रॉम माई पास्ट एम्प्लॉयर, ये क्या है, रिसीवर आपका है। चलिए आगे है अब आपका सेकंड नंबर पर, सेकंड जो आपका दिया गया है, सेकंड नंबर पर क्या है आपका, हैव हैज़ हैड का जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है। तो हैव हैज़ हैड का प्रयोग कार्य की अनिवार्यता यानी अर्जेंसी है, करने की जो बाध्यता होती है, फोर्स ऑन कंपल्सन ऑफ डूइंग, को भी व्यक्त करता है। ऐसे वाक्यों को स्ट्रक्चर निम्न होती है, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह आपको दी गई है। पहले इसमें जो यूज़ होगा सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट आपका यूज़ होगा प्लस हैव हैज़ हैड प्लस इन्फिनेटिव इसमें यूज़ किया जाएगा। पहला जो सेंटेंस है, ही हैज़ टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, उसे यह कार्य आज ही पूरा करना है, तो उसे जो कार्य है वो आज ही कंप्लीट करना है, ये क्या है, उसकी अनिवार्यता है, यानी आज ही उसको कार्य पूरा करना होगा, यानी वो बाध्यता आपका है। आई हैव टू गो टू जयपुर टुमारो, मुझे कल जयपुर जाना है, अनिवार्य है, यानी ये भी आपका है। सी है, आई हैड टू सेल माई हाउस, मुझे मकान बेचना था। ही हैड टू सफ़र द लॉस, उसे नुकसान उठाना पड़ा था, ये भी क्या है, इसकी बाध्यता। तो इसमें आगे अब आपको दिया गया, उसे यहाँ आना पड़ेगा। फिर है, दे विल हैव टू ओबे मी, उन्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, यहाँ भी क्या है, ये बाध्यता आपका दिया गया है।
इस तरह के जो वाक्य होते हैं अनिवार्यता बाध्यता को स्पष्ट करते हैं। इस तरह के वाक्य दैनिक जीवन में बहुत यूज़ होते हैं। छात्रों को इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्या होता है इसमें जो आपका डेली रूटीन में आपके ये बोले जाते हैं, ये सेंटेंस का यूज़ इसमें किया जाता है। आगे है अब आपका थर्ड नंबर पर तीसरा जो आपका है हैव हैज हैड का पॉजिटिव वर्ब की तरह प्रयोग निम्न प्रकार होता है। जो पॉजिटिव वर्ब की तरह प्रयोग का अर्थ क्या होता है, कर्ता जो होता है वो स्वयं कार्य नहीं करता। करता क्या, स्वयं कार्य ना करके बल्कि वह कार्य होने का कारण यानी क्यूज देता है, जो कारण होता है उसे करता है, अर्थात वह दूसरों से कार्य करवाता है। क्या करवाता है, जो कार्य होता है वो करता ना करके किसी दूसरे से वो कार्य करवाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया है ए, आई हैड हिम पनिश्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस। I have a house built by her. Suresh has his thesis written by somebody. I had my book published. तो ये क्या है, इसमें कारण आपको दिए गए यानी दूसरा कार्य करेगा, कर्ता इसमें कार्य नहीं करता है। तो इस तरह के जो वाक्य में गेट मेड का भी प्रयोग किया जाता है। आगे पॉजिटिव वर्ब में यह आपको बताया जाएगा। जब आप पॉजिटिव वर्ब इसमें इस तरह का आपको बताया जाएगा कि जहाँ पर आपको गेट और मेड का यूज़ करना बताया जाएगा। चौथे नंबर पर अब आपका आता है हैव बीन हैज़ बीन का निम्न प्रकार के स्ट्रक्चर में प्रयोग आपको देखना है। कैसे, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ बीन प्लस नाउन विद प्रीपोजिशन, किसके साथ, प्रीपोजिशन के साथ। ए दिया गया अब आपका आई हैव बीन अ प्रोफेसर, बी ही हैज़ बीन अ बैंकर, सी आई हैव बीन टू यूएसए। तो जो उपयुक्त वाक्य क्या स्पष्ट करता है कि भूतकाल में वह व्यक्ति एक प्रोफेसर या बैंकर रह चुका लेकिन अब वो नहीं है। और आई हैव बीन टू यूएसए, इस वाक्य का अर्थ है कि मैं अमेरिका रह चुका हूँ। क्या, मैं जो हूँ अमेरिका में रह चुका लेकिन अब वहाँ नहीं हूँ। सी द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही हैज़ बीन टू यूएसए और ही हैज़ गॉन टू यूएसए। तो इसमें क्या है, दूसरे वाक्य का अर्थ है कि वह अमेरिका जा चुका है, या तो वहाँ पहुँच चुका है या रास्ते में आपका है। चलिए पाँचवें नंबर पर अब आपका है वर्ब एक्सपेक्ट, होप, विश, वांट या एटसेट्रा। यानी जो वर्ब में यानी क्या एक्सपेक्टेशन जो उम्मीद होती है, होप यानी आशा करना, विश करना और वांट यानी चाहना। तो इसके साथ आप हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में ऐसी पास्ट इच्छाओं को व्यक्त करते हैं जो पूर्ण नहीं हुई। जैसे जहाँ पर जो आपकी इच्छा होती है, जो आपने सोचा होगा वो कंप्लीट ना हो गई, यानी पास्ट में आपकी जो इच्छा थी वो कंप्लीट नहीं हुई, उसके लिए आपका हैड कैसे यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले आपका है ए, आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास IAS बट आई डोंट पास, यानी मैंने सोचा था कि क्या जो IAS की जो परीक्षा होती है वो मैं पास कर लूँगा, एक्सपेक्ट किया था। बी है आई हैड होप्ड टू मीट हर इन द पार्टी बट आई डोंट मीट हर, यानी मैं जो पार्टी से मिलना यानी मिलना चाहता था, उसने ये होप किया था, आशा उसने लगाई थी। अब छठे नंबर पर आपका आता है हैव हैड के साथ हैड का प्रयोग देखने को मिलता है। कैसे, आई हैव हैड माई लंच, ही हैज़ हैड हर ब्रेकफास्ट, सी हैड हर ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, ही विल हैव हैड हिज लंच बाय नाउ। तो इसमें हैड के साथ आपका यानी हैव हैड के साथ हैड का जो यूज़ है वो कैसे किया जाएगा ये आपको बताया गया है। तो जो ये वाक्य आपने देखे इसमें हैव या हैड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के अनुसार होता है। जो दूसरा हैड का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म जो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में लगानी आवश्यक होती है, इम्पोर्टेंट आपकी होती है। हैव के लिए टेक के लिए हुआ है, हैव बराबर क्या यानी टेक के लिए ये आपका हुआ है। सातवें नंबर पर अब आपका है, चलिए सेवेंथ नंबर पर क्या दिया गया आपका हैव हैज़ हैड के साथ जो नेगेटिव यानी नकारात्मक और इंटेरोगेटिव जो वाक्य निम्न प्रकार से बनाए जा सकते। कैसे, पहले नंबर पर आपको अफर्मेटिव दिया गया है, दूसरा आपका नेगेटिव हो गया, तीसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा क्या है इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन आपका यानी प्रश्नवाचक आपका है। तो सबसे पहले जो अफर्मेटिव है इसमें आई हैव अ पेन, आई हैव ए पेन, तो मेरे पास क्या है एक
पेन है। आई हैव नो पेन, यानी नेगेटिव अगर होगा तो नेगेटिव में इसमें नो आपका यूज़ हो जाएगा, नो या नोट का आपका यूज़ होता है। इंटेरोगेटिव जो होता है, इंटेरोगेटिव यानी इसमें प्रश्नवाचक आपका आ जाता है। जैसे आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है। हैव आई अ पेन, तो इसमें क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक आपका आ जाता है। इसी तरह आई डोंट हैव अ पेन, डू आई हैव अ पेन। सी हैज़ अ कार, सी हैज़ नो कार, सी डजंट हैव अ कार। सी हैज़ सी अ कार, डज सी हैव अ कार। तो ही हैड अ हाउस, ही डिडंट अ हाउस, ही डिड नॉट हैव अ हाउस। ही हैड ही हाउस, डिड ही हैव अ हाउस। तो इस तरह क्या देखा आपने, इसमें देख रहे हो आप कि इसमें जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का इसमें यूज़ किया गया है, कैसे आपके सेंटेंस इसमें बनेंगे, हैव एज एट का इसमें आपका यूज़ बताया गया है। ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट टेबल आपकी है, इससे आप इजीली आप समझ पाओगे। तो इम्पोर्टेंट टेबल आपके लिए है, इसी पर आपको पूरा फोकस आपको करना है। चलिए 8वें नंबर पर अब आपका हैव का जो प्रयोग होता है वो जनरली या सामान्यतः कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता, लेकिन यदि हैव का अर्थ एक्सपीरियंस या इंजॉय या टेक से हो तो इसका प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। कैसे, पहला आपका है दे आर हैविंग अ पार्टी। बी, आई एम हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम नाउअडेज। सी इज़ हैविंग अ नाइस टाइम विद हर हस्बैंड। 9वें नंबर पर अब आपका यूज़ ऑफ हैड बेटर। तो यूज़ किसका, जो हैड बेटर का। तो सेंटेंस देखते हैं इसमें, आई हैड बेटर टॉक हिम एट वंस। दिस वुड बी अ गुड थिंग्स टू डू और द बेस्ट थिंग टू डू। बी है यू हैव बेटर नॉट मिस द ट्रेन। तो बेटर का यूज़ इसमें बताया गया किस तरह आप कर सकते हो। आई वुड बी अनवाइज टू मिस द ट्रेन। तो इसमें जो नोट में दिया गया आपका, नोट का जो प्रयोग यहाँ बेटर के बाद हुआ है, तो नोट का यूज़ कहाँ पर किया गया है, बेटर के बाद आपका यूज़ किया गया है। सी यू हैड बेटर गो, इट वुड बी बेस्ट फॉर यू टू गो। और इसका जो दूसरा बनेगा, आई एडवाइज यू टू गो। चलिए अब आपका सेकंड है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ टू डू यानी डू डज डिड का यूज़ कैसे होगा। चलिए इसमें पहले नंबर पर आपका है डू डज डिड का जो प्रयोग होता है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में प्रेजेंट और पास्ट टेंस में जनरली या सामान्यतः किया जाता है। इस तरह का प्रयोग टेंस के अध्याय में एक्सप्लेनेशन यानी विस्तार रूप में आपको बताया गया है। कैसे, सेकंड है अब आपका डू डज डिड का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों में आपका किया जाता है। कैसे, पहला आपका सेंटेंस है आई डू गो टू हर, उसके पास जाता तो हूँ। सेकंड, सी डज कम हेयर, वह यहाँ आती तो है। थर्ड, ही डिड कम येस्टरडे, वह यहाँ कल आया तो था। चौथा, ही डज रीड, वह पढ़ता तो है। पांचवा, ही डज लर्न हिज लेसन वेल, वह अपने पाठ याद करता तो है। छठा, सी डज टेक मेडिसिन डेली, वह रोज़ाना दवाएं लेती तो है। सातवां, सी डिड टेक मेडिसिन डेली, वह रोज़ाना दवाएं लेती तो थी। तो इस तरह आपका है। तीसरे नंबर पर आपको दिया गया निम्न वाक्यों को डू डज डिड का प्रयोग एम्फेसिस हेतु किया जाता है। देखिए कैसे, देखिए पहला, हैव अ कप ऑफ टी, डू हैव अ कप ऑफ टी। सेकंड है अब आपका हैव अ सीट प्लीज़, डू हैव अ सीट प्लीज़। राइट टू मी, डू राइट टू मी। तो इस उपयुक्त वाक्यों में जो डू का प्रयोग है वो वाक्यों को इंटेरोगेटिव नहीं बनाता है, बल्कि यह वक्ता की अधिक विनम्रता, आग्रह युक्त विनम्रता प्रदर्शित यानी रिप्रेजेंट आपका करता है। कैसे, देखिए नोट जो आपको दिया गया, नोट में दिया गया है द सो कॉल्ड एम्फेथेटिक डू हैज़ मैनी यूज्ड इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपका यूज़ किया जाता है। चलिए ये इसमें आपको आपके कुछ सेंटेंस आपको दिया गया है। पहला, पहला जो सेंटेंस है टू डू एम्फेसिस टू एन इंटायर सेंटेंस, इसका क्या बनेगा, ही डज लाइक एक्स, ही रियली डज। फिर आपका टू ऐड एम्फेसिस इन एन इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव में अगर यूज़ करते हैं डू कम इन एक्चुअली सॉफ्टनेस द कमांड। तीसरा, टू ऐड एम्फेसिस टू अ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, इसका है ही नेवर डिड अंडरस्टैंड हिज मदर या सी ऑलवेज डज मैनेज टू हर्ट द मदर्स फीलिंग। चौथे पर आपका टू कॉन्ट्रडिक्ट और नेगेटिव स्टेटमेंट जो आपकी होगी, इसमें यू डिडंट डू योर होमवर्क, डिड यू, ओ बट आई डिड
फिनिश इट, ये आपने देखा। आगे देखते हैं आप इसका। चलिए, जो आपका 5वें नंबर पर दिया गया है, टू डू विद का प्रयोग कंशन के साथ में भी किया जा सकता है। कैसे? कंशन के अर्थ में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो पहले आपका दिया गया, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। इट हैज़ यानी इट डजंट कंसर्न यू, जो इट डजंट है वो कंशन में आपका है। इसी तरह है, इट वाज नथिंग टू डू विद मी, इट डिडंट कंसर्न मी। 6ठे नंबर पर है आपका, फॉर्म्स ऑफ डू आर यूजफुल इन एक्सप्रेसिंग सिमिलरिटी इन कंजक्शन विद सो एंड नाइदर। तो इसमें ए आपका दिया गया, माई वाइफ हेट्स एक्स एंड सो डज माई सन। तो माई जो उसकी वाइफ थी वो क्या, या जो अंडे है उससे हेट करती थी। माई वाइफ डजंट लाइक एक्स नाइदर डू आई। 7वां है, डू इज आल्सो यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड। ए दिया गया आपका, सैलिनी एक्सेल्ड इन लैंग्वेज स्टडीज सो डिड हिज ब्रदर। अब बी है, राहुल स्टडीज एज हार्ड एज हिज सिस्टर डज। तो इसमें आपने जो आज का जो पार्ट जो हमने पढ़ा, आज हमने पूरा अपना वर्ब का जो चैप्टर था वो कंप्लीट अपना कर लिया। तो वर्ब पहला जो टॉपिक आपका था आज का जनरल पेपर का, जो वर्ब से रिलेटेड था, यानी पूरा आपने वर्ब अपना पढ़ लिया, यानी पूरा चैप्टर आपने क्लियर कर लिया वर्ब का। जो क्रिया आपकी होती है, तो क्रिया का आपका इसमें सब आपको बता दिया गया है। इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका है वर्ब। चलिए, जो आप इंग्लिश के क्वेश्चन, आपका इंग्लिश का जो पेपर कर रहे हो, पेपर जनरल पेपर की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, तो पहला टॉपिक इसका आपने कवर कर लिया वर्ब का। चलिए, ये आपको जो वर्ब, जो लैटिन भाषा में जो शब्द आपका वर्बम से निकलता है, इम्पोर्टेंट आपका, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। वर्ब का आपको बता ही दिया गया, 2 पार्ट आपके इससे होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है, प्राइमरी और मॉडल आपका होता है। तो चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।